Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we have reached the 15th chapter of our history book. So, this is our last chapter, and in this chapter, we'll be talking about the Constitution. ठीक है, so we will see how our constitution was framed. We will understand what were the problems that were faced by the constituent assembly, and finally जो भी हमारा constitution बना है उसके लिए कितने प्रोसेस के थ्रू उनको सारी चीजों को अच्छे से देख समझ के एंड देन फाइनली कैसे उसको फ्रेम किया, तो वो पूरा प्रोसीजर, सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे. ओके, so now let us start with the chapter. So the chapter name is Framing the Constitution, the beginning of a new era. New era क्यों? Because अब हम फ्री कंट्री हो चुके हैं, ठीक है. सो इसीलिए हम कैसे अपनी कंट्री को आगे और प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं और कैसे हम चाहते हैं अपनी कंट्री में रूल हो, गवर्नेंस, तो उसके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली फ्रेम्ड होना चाहिए. सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दिस टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेट द लीडर्स चोज दिस एज द डे जब हम फाइनली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरा इफेक्ट में लाएंगे, ठीक है. दो वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज totally framed on 26th November 1949, but it came into effect on 26 January 1950 because we wanted to mark the importance of this day, January 26, क्योंकि जनवरी 26 1930 में हमने सोचा था कि अपना इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे. सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज एन इम्पोर्टेंट डेट बिकॉज वी नीड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेट. इसलिए हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, जस्ट रिमेंबर, ऑन 26 जनवरी 1950. नाउ आ जाते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम मेनी ऑफ द कंट्रीज. एक तो सबसे पहली चीज, इट इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, एंड देन अलॉन्ग विद दिस लेंथ के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट इज ऑल्सो यू कैन से एट द हाईएस्ट लेवल. क्यों? क्योंकि आवर कंट्री इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. चाहे हमारी कंट्री क्या, अगर हम देखें साइज वाइज भी बहुत बड़ी है और डाइवर्स भी बहुत बड़ी है, चाहे रिलीजन हो, चाहे कल्चर हो, लैंग्वेज हो, बिलीव्स हो, whatever it be, it has a diversified form of you can say culture including many other aspects. और बहुत उस टाइम पीरियड में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो डीपली डिवाइडेड भी थी, ठीक है. हमें पता है डीपली डिवाइडेड थी. क्यों डिवाइडेड थी डीपली? क्योंकि उसी टाइम के अराउंड पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान. सो बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी व्हेन द लीडर्स वर प्रिपेयरिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन्ड टू कीप आवर कंट्री टुगेदर सो दैट आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस. और बहुत जरूरी और बहुत ध्यान से बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट एवरी सेक्शन जो उनके प्रॉब्लम्स और उनके जो एम्स एस्पिरेशंस है वो ध्यान में रख के सारे पॉइंट्स उसमें इनकलकेट और इंक्लूड किए जाए. तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी इलैबोरेट, इट इज वेरी केयरफुली वर्कड आउट, वेरी हार्ड. दे हैव रियली डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ध्यान से उसको फिर ये इसको ड्राफ्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट को. So for one thing, it sought to heal the wounds of the past and the present, to make Indians of different classes, caste and communities come together. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसमें ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जिससे लोगों की जो पास्ट और जो प्रेजेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स या आपस में जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए. उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हील हो जाए. जो जिस एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं उसको किसी तरीके से थोड़ा सा वापस से हील कर दिया जाए, ताकि सारे इंडियंस चाहे कितने अलग लैंग्वेज के हो, क्लास के हो, कास्ट के हो, कम्युनिटी के हो या रीजन के हो, सब जो है वो एक साथ आके इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का पार्ट बने, ठीक है. और इसके अलावा इट इवन सॉट दैट मीन्स
attempted to find ways through which क्या हो सके कि सारे लोग एक साथ आ सके और साथ में जो हमारे डेमोक्रेटिक हम इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं वो भी क्या हो कि उसका जो हम डेमोक्रेसी चाहते हैं वो असली में अटेन हो जाए विथ ऑल इट्स प्रोविजंस, ठीक है। एंड इन व्हाट लॉन्ग बीन द कल्चर ऑफ हायरार्की एंड डिफरेंस, मतलब जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं अभी जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं ऐसे डिवाइडेड होना चाहिए, वो सारी इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो इसको सम अप करने के लिए सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फ्रेम हुआ था तो हमारे लीडर्स को बहुत कुछ सोचना पड़ा था इस टाइम। पहली चीज तो कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड होने चाहिए, हर सेक्शन की बात जो वो इंक्लूड होनी चाहिए। अभी जो पास्ट और प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स है वो लोग भूल जाए और सब लोग साथ में आ जाए, और ये भी कि सबको साथ में भी लाना है, अच्छे से भी रखना है। और जो हम जो डेमोक्रेसी के लिए इतने दिन से चाह रहे थे कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आए, उसके इंक्लूडेड ही होने चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी में ये सारे पॉइंट्स भी हमारे इंक्लूडेड होने चाहिए जिसमें हमारी कंट्री का हर सेक्शन जो है उनको लगे कि हमारे बारे में भी सोचा गया है और किसी भी सेक्शन को ऐसा ना लगे कि हमें निग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन was framed between December 1946 to November 49. Just remember this very important टाइम पीरियड। फ्रेम हुआ था 1946 से दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। अब ये देखो ये 1946 वो टाइम पीरियड है जब तक हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, बट स्टिल वी न्यू कि अब वी आर सून गोइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वी वर प्लानिंग कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइमली बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पीरियड में जब भी वो ड्राफ्ट कर रहे थे एक एक करके क्लॉज, एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जा रहा था। एंड जो असेंबली है, अगर हम टोटल बोले कि कितने सेशंस में ये कंप्लीट हुआ, 11 सेशंस उन्होंने किए थे एंड टोटल 165 डेज, अगर हम बोले 165 डेज तक ये स्प्रेड आउट था, यानी 165 डेज चला था 11 सेशन के थ्रू और 3 इयर्स का टाइम पीरियड था। तो इनमें वो लोग क्या करते थे, हर पॉइंट को फिर से रिवाइज करते थे, रिफाइन करते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कुछ इशू है जो वापस से उसमें इंक्लूड करना चाहिए, उस हिसाब से कर रहे थे, रिवाइज और रिफाइन कर रहे थे जो भी ड्राफ्टिंग हो रही थी उसका। और इसके लिए बहुत सारे कमिटीज और सब कमिटीज भी इन्होंने फॉर्म की थी। अगर फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों जरूरी है, एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग। बट हम अपनी हिस्ट्री में ये देखेंगे यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फाइनली फ्रेम हुआ था, कैसे ड्राफ्ट हुआ था, कितनी डिबेट्स हुई थी इसके बीच में, कैसे कोशिश की थी कि हर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी की वॉइस को इंक्लूड किया जाए, और जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बनाया जाए जिसमें सबकी बातें तो मानी गई है, जो हमारे फ्यूचर एम्स है, एस्पिरेशंस है इंडिया के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, वो सारे भी उसमें इंक्लूडेड है, ताकि हम जो अपना न्यू इंडिपेंडेंट नेशन है, न्यू फ्री नेशन है, उसको बहुत अच्छा और बहुत प्रोग्रेसिव लाइन में लेके जा सके, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक विच इज द ट्यूमल्टस टाइम। इसका मतलब होता है ऐसा टाइम बड़ा कंफ्यूज्ड, मतलब बहुत शोर हो रहा है, बिकॉज ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक प्रॉब्लमैटिक टाइम है, बहुत एस्कियोटिक टाइम भी हम बोल सकते हैं, बहुत ऐसा टाइम है, ऐसा प्रॉब्लमैटिक टाइम है जहाँ पे इंडिया में पार्टीशन हुआ था इंडिया का, और बहुत ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे they not only injured but many of them died, and while obviously moving from one area to other. So हम इस एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेन फ्रेम कैसे हुआ उससे पहले। The years immediately preceding the making of the constitution were very very problematic and very you can say it was a time full of lot of disturbance, a time of great hope and also of
एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट, समझ गए? मतलब हम बोल रहे हैं कंफ्यूजन, अगर मैं बोलूं कैसे, क्योंकि ग्रेट होप है कि हाँ हम क्या होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो हम इंडिपेंडेंट तो होने ही वाले हैं, बट साथ साथ एक डिसअपॉइंटमेंट क्या है, जो हमारा पार्टीशन हो गया है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिया फ्री हो गई, बट इट वाज डिवाइडेड। एंड अभी लोगों के दिमाग में एकदम फ्रेश थी मेमोरी क्विट इंडिया मूवमेंट की 1942 की, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, and as well as a bid by Subhash Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid। तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम था जब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट एक पॉपुलर मूवमेंट कर रहे थे, और ये वही टाइम था जब जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने अब बोला था कि हमें आर्म स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि अब आई जस्ट वांट टू फॉर्म अ आर्मी, और जिसमें हम में फॉरेन कंट्रीज भी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है? So we know that Subhash Chandra Bose now was planning for Azad Hind, and he said that Indian National Army (INA) will be the army of Azad Hind, and they were fighting, and they were also getting help from various countries. ठीक है? And we know कि यहाँ पे this was again one important change जो इस टाइम पे आया था, क्योंकि इससे पहले obviously हम देखेंगे ज्यादातर हमने बात किसकी की है, कि हमने बात की है कि नॉन वायलेंस मूवमेंट्स जो है उनको ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है, और यही सबसे बड़े मास मूवमेंट है। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पे लीडर है, ही इज सेइंग कि नहीं, आर्म रिबेलियन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, जिसके थ्रू हम बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ कैन बी डन फॉर आजाद हिंद। तो उसके बाद एंड ही वाज हेल्प्ड बाय फ्यू ऑफ द कंट्रीज वी नो, एंड देन व्हाट हैपेंड? So we know that then Subhash Chandra Bose was forming the Indian National Army for Azad Hind, and he was getting the foreign aid, like he was getting the help from Japan. He was even planning to get support from the opponents of Britain in the Second World War। ओके, तो अब इसके बाद क्या हुआ, आगे हम देखते हैं कि even more recent upsurge that has evoked the popular sympathy was the rising of the rating of Royal Indian Navy in Bombay and other cities, where these people said that मतलब दिस वाज द ग्रुप विच वाज अगेंस्ट, इनके लिए क्या पॉपुलर सिंपैथी डेवलप हो गई थी। एंड अगेन ये एक इवेंट था जिससे वापस से इंडियंस जो है वो साथ में आ गए थे, और सिर्फ यहाँ पे बॉम्बे नहीं, बाकी सिटीज इन स्प्रिंग ऑफ 1946 एज वेल। एंड थ्रू द लेट 1940s क्या हुआ कि मास प्रोटेस्ट जो है पेजेंट्स और वर्कर्स के, वो सब जगह स्प्रेड आउट हो रहे थे धीरे धीरे। यानी ये जो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड व्हेन आई सेड कि 1946 के अराउंड इन लोगों ने पूरी सेटअप कर ली थी कि यस दैट वी विल बी फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे और उसका बैकग्राउंड क्या था वो हमें पता होना चाहिए। 42 के अराउंड एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी के अराउंड सुभाष चंद्र बोस ने आर्म स्ट्रगल की बात की थी विद फॉरेन एड। यहाँ पे हम देखेंगे कि रॉयल इंडियन नेवी के लिए सिंपैथी डेवलप हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए थे वर्कर्स और पेजेंट्स की, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। एक और जो बात थी, वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज पॉपुलर अपसेट वाज द डिग्री ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इन कंट्रास्ट द टू लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव एट द सेटलमेंट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इन मूवमेंट्स में हम देखें तो हिंदू मुस्लिम लोग जो है, कॉमन लोग, वो बहुत एक साथ आके पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर जो मेन हमारे टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एज सच हम बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही है, और कांग्रेस को इट वाज कंसिडर्ड बाय द मुस्लिम लीग दैट दे रिप्रेजेंट हिंदूज। तो इन दोनों के बीच में इतनी कोशिशें की, हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि even Mountbatten and other people tried them and asked them कि आप मीटिंग करके कुछ सेटल कर लो, but no settlement was done। And then finally
इसके कारण क्या हुआ था हमने देखा था। फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी 1946 में, एंड उसके बाद कंटिन्यूअस नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में वायलेंस होता रहा था, मैसेकर होने लग गए, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया जब अनाउंस हुआ, इट लेड टू लॉट ऑफ किलिंग ऑफ पीपल। तो जब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 में डिक्लेयर हुआ और हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो खुशी तो थी, बहुत उम्मीदें भी थी, बट इसके साथ साथ और क्या था यहाँ पे, along with this you will see that innumerable Muslims in India, Hindus and Sikhs in Pakistan were now faced by cruel choice: the threat of sudden death or the squeezing of opportunity on one side, and a forcible tearing away of the age-old roots on the other. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका मतलब ये बोल रहे हैं ठीक है, एक साइड पे खुशी थी, हम इंडिपेंडेंट हो गए, पर एक साइड पे बहुत प्रॉब्लम वाली बात भी थी, स्पेशली जो मुस्लिम्स इंडिया में थे और जो हिंदू और सिख्स पाकिस्तान में थे, उनको ये हर समय एक डर लगा रहता था कि या तो अचानक से उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप इतने सालों से जहां रह रहे हो, जो आपने जिसको अपनी कंट्री माना है, और वहीं पे आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, सब लोग वहीं पे रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां से अचानक से आपको बोलना कि आप यहाँ से उठ के वहां जाओ is obviously very you can say sad and disappointing, depressing for these people, चाहे वो मुस्लिम्स हो इन इंडिया, या फिर चाहे वो सिख्स और जो हिंदूज हो इन पाकिस्तान। तो या तो इनको लग रहा था कि हम कैसे नई जगह पे जाए, सब कुछ छोड़ के कैसे सेटल होंगे, और अगर रुक जाते हैं तो उनको डर लगा रहता है कि कभी भी पता नहीं कैसी सिचुएशन है कि उनको मार दिया जाए। और तो मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज जो है, जो मूव कर रहे थे, मुस्लिम्स इन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान तब बांग्लादेश था और वेस्ट पाकिस्तान अभी जो पाकिस्तान है, और हिंदू और सिख्स जो हैं वो जा रहे थे, या तो जो ईस्ट बंगाल है वहां से वेस्ट बंगाल की तरफ आ रहे थे, और जो ये वाला एरिया है अपना पाकिस्तान वाला, वहां से पंजाब की तरफ आ रहे थे सिख्स और हिंदूज। तो इनको बहुत बार तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हमें पता है इतना मारकाट और इतना ज्यादा ब्लडशेड हुआ था, राइट्स हुए थे, दैट मेनी पीपल डाइड इन दिस, ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, वो भी देख लेते हैं, जो उस टाइम पे इंडियन लीडर्स को फेस करनी पड़ रही थी। सो ये जो एक और हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम थी, वो उतनी बड़ी नहीं थी जितना ये डिवीजन हुआ था इंडिया का, बट स्टिल इट वाज अ प्रॉब्लम। ये जो हमारे नए जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और जब ब्रिटिश ने फाइनली हमें इंडिपेंडेंस दे के बोला कि ठीक है, नाउ यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दे गेव चॉइस टू, जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम और गांधी जी ने भी बोला था, इट इज योर विश कि आप यहाँ पे रहना चाहो तो यहाँ रह सकते हो, एंड इफ यू विश टू यू कैन गो टू पाकिस्तान, जैसे मुस्लिम्स को बोला था, और हिंदूज मतलब वो डिपेंडेड कि वो आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। बट उसी तरीके से इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पे उनको ब्रिटिश ने थोड़ी ऑटोनॉमी दे रखी थी, एंड दे टोल्ड देम कि आप प्रिंसली जो अपना स्टेटस है वो तब तक एंजॉय कर पाओगे जब तक आप हमारे अकॉर्डिंग रूल कर रहे हो। सो दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ ऑटोनॉमी। अब एंड इमेजिन कि उनके टाइम मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड में अराउंड 1/3 ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराज, जो ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से क्या करते थे, चीजें चलाते थे, थोड़े डिसीजन वगैरह लेते थे, और बाकी वैसे उनको फ्री बोला गया था, आप रूल कर सकते हो, कैसा भी रूल करो, उससे ब्रिटिश को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उनके बातें वगैरह मानते रहो उसके अकॉर्डिंग। तो जब ब्रिटिश ने इंडिया को फ्रीडम दिया एंड वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, तो दे गेव द princely states the autonomy ki if you want you can stay with India, if you want you can go with Pakistan, and if you
want you can become an independent area. तो इनका क्या स्टेटस था, ये एम्बिग्यूस था. एम्बिग्यूस मतलब क्लियर नहीं था, नॉट येट डिसाइडेड. एंड जैसे वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर जो है उन्होंने ये रिमार्क किया, कुछ महाराजास जो हैं वो सोचने लग गए लग्जूरिएट इन द वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन एन इंडिया ऑफ मेनी पार्टीशन. वो सोच रहे हैं कि हमें जो हमारा एरिया वो इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, हम अकेले रूल करेंगे, बिकॉज दे थॉट इट इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी, नाइस चांस, चलो हम आराम से अपने हिसाब से रूल करेंगे. बट ये पूरा बैकग्राउंड था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही थी और वो डिबेट कर रहे थे. उनको इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अभी जो पार्टीशन हुआ है उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई है, अब जो सेक्शन रह गए उन्हें कभी ना लगे कि हम निग्लेक्टेड है, और जो भी हुआ है उसको हील करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. और इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या करें जो इंडिया में पार्ट इंडिया का नहीं बनना चाह रहे हैं. जस्ट इमेजिन 1/3 एरिया में अगर ये प्रिंसली स्टेट्स है और ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो इंडिया, पूरे इंडिया में बीच में कितने सारे और कंट्रीज हैं, और जिससे फिर बाद में नो डाउट एकदम मतलब 1% भी अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं कि प्रॉब्लम तो होती ही होती है अगर ये इंडिया में मिक्स नहीं होते. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी और उन्होंने फुलफिल भी की थी. दैट इज वाई ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इट इज मेड, he is considered, जो इनकी स्टैचू बनी है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, बिकॉज he somewhere made all the parts of India come together and form one political unit. Okay, now coming back to this, in the winter of 1945-46 जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज किया था. ओके, सो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के हिसाब से नहीं चूज किया गया था, पर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने चूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन कौन मेंबर्स होंगे. बट वी शुड कीप इन माइंड कि इन्होंने ये पूरी कोशिश की थी कि इंडिया के हर सेक्शन, चाहे वो रिलीजन वाइज हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो क्या हो, इंक्लूडेड हो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसका कोई ना कोई मेंबर इंक्लूडेड हो, ताकि हम क्या कर सके, ताकि सबकी बातें जो हैं वो सुनी जाए, सबका व्यू पॉइंट रखा जाए और किसी भी सेक्शन का कोई भी इम्पोर्टेंट एम या एस्पिरेशंस या मोटिव वो या उनका कोई भी जो प्रॉब्लम हो वो उनको निग्लेक्टेड फील ना करें. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी हम बात करें इट वाज फॉर्म्ड. अब हम इसके बारे में और ज्यादा चीजें पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ वी नो दैट इसमें क्या है कि तब तक हमें ये पता है कि सबसे जो पावरफुल पार्टी थी या सबसे मेजॉरिटी में जो जीत रही थी पार्टी वो हमारी कांग्रेस थी. ठीक है, तो कांग्रेस जो है इट स्वेप्ट सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस, और मुस्लिम लीग जो है उन्होंने मुस्लिम सीट्स जो है उसमें सबसे ज्यादा वही जीती थी. ठीक है, तो अब जब इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनते हैं, तो लीग जो है उन्होंने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि हमें वी डोंट वांट टू अटेंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज दे वांटेड अ सेपरेट कंट्री दैट वाज पाकिस्तान. तो बोल रहे हैं हमारी सेपरेट कंट्री होगी तो हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, वी विल प्लान फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, सो हियर वी विल सी दैट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे जो मुस्लिम लीग है दे आर नॉट रेडी टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब आगे देखते हैं कुछ और सेक्शंस है जो थोड़े से डाउटफुल है और इसका पार्ट नहीं बनना चाहते हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. वो कौन थे, कुछ सोशलिस्ट थे जो दे वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो ब्रिटेन ने ही बना, वो ब्रिटिश ने ही बनाई है, तो इसीलिए वो हमें टोटल फ्रीडम थोड़ी देंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे. बट लेटर थिंग्स वर सॉल्व. कांग्रेस हमें ये पता है कि एक ऐसी पार्टी थी, एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू, कि जो एक किसी सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो हर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी. वहां पे हर सेक्शन के लोग थे, वहां पे हर रीजन के पीपल वर इंक्लूडेड, एंड पीपल वर इंक्लूडेड यू कैन से फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ऑल ऑफ देम वर यू कैन से रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज अ होल. ठीक है,
नाउ उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो हम देखेंगे कि जो ये लोग जब भी आगे डिसाइड भी कुछ करते थे ना, तो बहुत डिस्कशन होता था। ओके, that जैसे कि its members differed in their opinion on critical issues, there were many different issues and ये लोग सारी चीजों को डिस्कस करते थे और साथ में क्या करते थे कि एवरी सेक्शन की बातों को इंक्लूड करने की कोशिश करते थे। कुछ इसमें से मेंबर्स थे जो सोशलिज्म से बहुत इंस्पायर्ड थे, कुछ ऐसे थे जो लैंडलॉर्डिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, एंड कुछ ऐसे थे जो कम्युनल पार्टी से इन्फ्लुएंस थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत सेक्युलर थे, सारे रिलीजन इक्वल होने चाहिए। तो जो नेशनल मूवमेंट जब हुआ था, तो कांग्रेस मेंबर्स को ये समझ आ गया था कि हमें हर चीज जो है वो डिबेट और डिस्कशन और फिर नेगोशिएशन से ही करनी चाहिए। इससे क्या है, जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो जाते हैं, पहले ही आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब अपने पॉइंट उसी टाइम पे रख सकते हैं। तो वो अपने आइडियाज उनके पब्लिक में भी जाते थे, ताकि और कोई भी इशू हो तो उनके सामने आ जाए और अकॉर्डिंगली वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। Within the Constituent Assembly, Congress members did not sit quiet. Obviously, इनको पता है कि सब लोग अपनी बात रख रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि क्लियरली क्या हो, अपनी जब कॉन्स्टिट्यूशन बने इस टाइप से बने कि कहीं पे किसी भी सेक्शन को निग्लेक्टेड फील ना हो। अब आगे क्या हुआ, जो डिस्कशन होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो ऑब्वियसली बहुत बार इन्फ्लुएंस सिर्फ लीडर्स अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं, वो इस हिसाब से भी करते थे कि लोग क्या चाहते हैं, कहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, वो चीज हमें कैसे सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी उनकी डेलिब्रेशंस होती थी, जो भी वो नेगोशिएट करते थे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते थे, वो न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होते थे, ताकि लोग भी जो है उसको समझ सकें और उनका ओपिनियन पता चल सके, ठीक है। क्रिटिसिज्म या काउंटर क्रिटिसिज्म प्रेस में होती थी, जिसके कारण मतलब दे टुक इट इन पॉजिटिव मैनर, कि उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते थे कि हाँ क्या चीज हमें फाइनली कंसेंट करनी चाहिए, क्या किस कंक्लूजन पे हमें पहुंचना चाहिए, और फिर वो फाइनली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स जो है उनको पुट डाउन करते थे। और ये उन्होंने हमेशा ध्यान रखा था कि हम चाहते हैं पब्लिक भी कलेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करे। लोगों को ये भी बोला गया था आप अपने व्यूज भेजो, ठीक है। बहुत सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो चाहती थी कि हमारी मदर टंग को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, या रिलीजन माइनॉरिटीज बोलती थी कि वी आर स्केयर्ड कि आगे क्या होगा, तो उनके सेफगार्ड के लिए क्या पॉइंट्स हैं। दलित्स बोल रहे थे कि जो इतने सालों से लो कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए सीट्स। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, एंड अकॉर्डिंगली जो हम बोलते हैं रिजर्वेशन हुआ है, या ये जितनी भी पॉइंट्स आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बेसिस पे ही हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे कल्चरल राइट्स के, सोशल जस्टिस के, ये भी पब्लिक डिस्कशन में होते थे, और फिर जो असेंबली है वहां पे भी चीजों को डिस्कस किया जाता था। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें 300 मेंबर्स थे, जिसमें से 6 सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। तो 3 तो क्लियरली कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो नेहरू जो है वो रिमूव्ड द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, की हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं हमारी कंट्री कैसे प्रोग्रेस करे, ठीक है। एज वेल एज रेजोल्यूशन प्रपोजिंग दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफरन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन, और बीच में एक ब्लू कलर का हमारा सेंटर में व्हील होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने ही प्रपोज किया था कि नेशनल फ्लैग में ये सैफरन, व्हाइट और डार्क कलर होंगे, डार्क ग्रीन होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए तीनों हॉरिजॉन्टल में, और बीच में हमारे एक व्हील होनी चाहिए नेवी ब्लू कलर की, ठीक है। तो ये हमारे है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में। वल्लभ भाई पटेल जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था बिहाइंड द सीन, आगे आगे नहीं थे ये, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया, बहुत सारी रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया, जितने भी अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको एक साथ करके फाइनल एक कोशिश की मिडवे निकालने की, या जो सबसे अप्रोप्रिएट कंक्लूजन है उस पे पहुंचने की, ठीक है। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें पता है इंडिया को एक साथ
साथ यूनिटी और यूनिफाई करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद पे। राजेंद्र प्रसाद जो है उनको क्या चूज किया गया, ही वॉज द प्रेसिडेंट, ओके। जस्ट कीप इन माइंड Rajendra Prasad whose role was the president of the assembly, constituent assembly के president थे, ठीक है, where he had to steer the discussion along the constructive lines। इनको ये देखना था कि जो भी डिस्कशन है वो सही डायरेक्शन में तो जा रही है, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, जो मेन एम है वो हमारा फुलफिल हो रहा है ना, अच्छे डायरेक्शन की तरफ, अच्छी कंक्लूजन्स की तरफ जा रही है ना, क्योंकि इतने लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड ही ऑल्सो मेड इट अ पॉइंट देखने के लिए कि हर मेंबर जो उनको अपनी बात कहने का मौका मिले, ताकि किसी की भी बात छूट ना जाए और सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंक्लूड किए जाए एवरी सेक्शन। तो ये हमारे तीन लोग हैं, इनके बारे में एज आई सेड हमें पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ओके। तीनों की क्या क्या काम थे। जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सेटअप किए थे इन्होंने, नेशनल फ्लैग का रेजोल्यूशन दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे और अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को रिकंसाइल कर रहे थे और बहुत ड्राफ्ट करने में, बहुत रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे असेंबली के, उन्होंने देखा कि डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव लाइन में जाए और सबको अपनी बात बोलने का मौका मिले। इन तीन के अलावा और भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, और जिनमें से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट बी आर अम्बेडकर। वी ऑल नो बी आर अम्बेडकर। ब्रिटिश रूल में ये कांग्रेस के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, हमें पता है, ये हमेशा रिजर्व और अलग पावर्स मांग रहे थे फॉर द लोअर कास्ट। But on the advice of महात्मा गांधी, he was asked at independence कि आप यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन करो एज लॉ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें हम आपको लॉ मिनिस्टर की पोस्ट जो है, वी वांट यू टू बी एक्सेप्ट दिस पोस्ट, एंड ही आस्क्ड दैट एट इंडिपेंडेंस टू ज्वाइन यूनियन कैबिनेट एज लॉ मिनिस्टर। एंड इन हिज कैपेसिटी उन्होंने ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी of the constitution, ठीक है, chairman of the drafting committee of the constitution, if you know, he is also called as the father of Indian constitution। Now इनके साथ साथ और भी दो लॉयर्स थे, ठीक है, के एम मुंशी गुजरात से और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, के.एम. मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास, ठीक है। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 6 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स हमने कर लिए, पहले 3 वो कांग्रेस वाले, बाद में बी आर अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। These 6 names you should never forget, okay? Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, then we have Rajendra Prasad, we have B.R. Ambedkar, K.M. Munshi and अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। These 6 members were given vital assistance by 2 civil servants। इनको हेल्प की थी 2 सिविल सर्वेंट्स ने, जो अपने ऑफिसर्स होते हैं सिविल, और जो दे हैव मोर नॉलेज अबाउट मेनी, यू कैन से टेक्निकल चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो बी एन राव थे, जो के थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने सीरीज ऑफ बैकग्राउंड पेपर्स बनाए थे बेस्ड ऑन द क्लोज स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑब्टेनिंग इन अदर कंट्रीज। तो ये जो बी एन राव है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था, ये जो है he prepared the series of background papers, ठीक है। So he was chosen to be the constitutional advisor to the government of India। he prepared कि बाकी कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस हिसाब से है, कैसे काम करता है, एंड व्हाट आर द गुड पॉइंट्स एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। सो ही डिड दिस स्टडी व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट इन फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो दूसरे थे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्वेंट की हम बात करते हैं, ये है हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी। और इनका क्या था, चीजों को न्यूट्रलाइज करना, प्रॉपर लैंग्वेज में अच्छे से पुट डाउन करना, ठीक है। तो एस.एन. मुखर्जी जो है, ही हैड द एबिलिटी टू पुट
कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स इन क्लियर लीगल लैंग्वेज, कि आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है, चाहे बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है जो भी, उसको क्लियर लीगल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल और लीगली जो सही है वो उन्होंने किया था, ठीक है। सो वी नीड टू रिमेम्बर टू ऑफ दीज पीपल ऑल्सो, ठीक है, BN राव एंड SN मुखर्जी। ओके, आई जस्ट अंडरलाइन इट अगेन, यू कैन अंडरलाइन इट इन योर बुक। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये चीफ ट्राउट्समैन थे, SN मुखर्जी, ठीक है। BN राव, SN मुखर्जी, डोंट फॉरगेट दीज टू नेम्स। नाउ मूविंग ऑन, अब अंबेडकर जो है उन्होंने खुद भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे असेंबली के टाइम, प्रॉपर he used to pay you can say lot of attention, and then he did it in very good manner. तो अंबेडकर himself had the responsibility of guiding the draft commission through assembly. This took 3 years in all हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तो हमें पता चला था 3 years लगे थे, 11 सेशंस एंड 165 डेज में ये हुआ था। देन इसके बाद हम देखेंगे जो भी 3 years में ये जो प्रिंटेड रिकॉर्ड जितने भी डिस्कशन है, 11 बल्कि वॉल्यूम्स, ठीक है, 11 बल्कि वॉल्यूम्स में इसको सेटअप किया गया था। एंड व्हेन प्रिंटेड इस को जो है, दिस वाज इवन कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिबेट्स वगैरह हुई थी, वो पूरा पुट डाउन था इसमें। While the process was long, as it was extremely interesting, ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर वेरी गुड एट क्लियरली एक्सप्रेसिंग जो भी डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है, अलग अलग जगह के लोगों की बातों को ये एक्सप्रेस कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, और इन अपने जितने भी हिसाब से वो जिस हिसाब से बातों को प्रेजेंट कर रहे थे, वो ये चीजें समझ रहे थे, एंड दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो टू सी कि इंडिया की जितने भी डिफरेंट आइडियाज है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, कौन से लैंग्वेज इंडियंस बोलते हैं, क्या ऑफ व्हाट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट इंडिया शुड फॉलो, और जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको कौन से मॉरल वैल्यूज फॉलो करने चाहिए, ठीक है, एंड हमेशा जिनको अपहोल्ड करके रखना चाहिए। यानी हम ये बोल सकते हैं, अब जब हमारे जितने भी लीडर्स पूरा फॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर first of all asking everyone to give their viewpoints so that they can frame a kind of constitution where everyone's point is being taken। और उसके अलावा कि हमें ये भी देखना है कि हर जो डिफरेंस है इंडिया में, बिकॉज वी नो वेरिएशन, ऐसी कंट्री जिसमें बहुत वैरायटी है और मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो ऑब्वियसली हमें हर को रिकॉग्नाइज और मतलब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और उसके अलावा हमें ये देखना है कि हमें कैसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में चाहिए, उस हिसाब से पॉइंट्स करने हैं। हमें ये चाहिए कि हमारे इंडिया के लोग कौन से मॉरल वैल्यूज फॉलो करें, भाई ड्यूटीज क्या, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज क्या क्या उनकी, और कैसे हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, और कौन सी है जो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज वर पुट टुगेदर so that finally we can draft a constitution that we want for our India. Okay, so this is about, you can say, the final कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ओके, आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, हमने इन बातों का ध्यान रखा था, पर एक्चुअली में हमारा विजन क्या था इससे रिलेटेड। व्हाट डू वी मीन बाय विजन? वी मीन दैट कि हाउ विल यू कैन से जो हमारे एम्स क्या है, हमारी एस्पिरेशंस क्या है, और हम किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ताकि वो फुलफिल हो जाए। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक वेयर वी अंडरस्टूड कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, एंड उसके बाद कैसे फाइनली पूरी सबको इंक्लूड करके और ताकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाए, उसके बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक एंड टुडेज क्लास। नाउ वी विल मीट
in the next class, and we'll continue with the next topic, which is the vision of the constitution. Okay, so this is it for today. Now we will meet in the next class.